आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनाब। चैप्टर नंबर है हमारा 4 और सेक्शन 31 से 38 आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि मेयर्स कैमल्स टू देयर प्रोजेनी मेंटेन्ड अंडर प्रेस्क्राइब कंडीशंस नॉट टू बी अटैच्ड और सोल्ड। इस सेक्शन में सिंपल सी यही चीज़ बता दी गई है। एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, वो है 18 मंथ्स ओल्ड। अगर तो कोई भी मेयर है या कैमल है या उनकी कोई भी प्रोगेनी है जो कि इस प्रेस्क्राइब कंडीशंस में जो उसको मेंटेन किया गया है, तो ना तो उसको अटैच किया जा सकता है किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन में और ना ही उसको सेल किया जाएगा अगर वो 18 साल से कम है। नेक्स्ट है 32, पावर ऑफ री एंट्री इन केस ऑफ स्काटर्स और ट्रेसपासर। अगर जो है कोई भी ट्रेसपासर या कोई भी स्काटर कलेक्टर को लगता है कि जनाब वो किसी भी गवर्नमेंट की लैंड में एंटर हो गया है, तो कलेक्टर जो है वो अपनी तमाम पावर्स को इस्तेमाल करते हुए क्या करेगा, उस ज़मीन का कब्ज़ा वापस ले लेगा और उस पर जो भी क्रॉप्स होंगी, ट्रीज़ होंगी, उनको बग़ैर कंपनसेशन दिए वो उनसे वापस लेगा। नेक्स्ट है पेनल्टीज़। इफ़ एनी पर्सन विदाउट द परमिशन, अगर कोई भी बंदा जो रेवेन्यू ऑफिसर की परमिशन के बग़ैर ये काम करेगा जो नीचे बताए गए हैं, तो फिर उसको सज़ा भी मिलेगी। नंबर 1 है क्लियर करता है, नंबर 2 या उसको ब्रेकअप करता है फॉर कल्टीवेशन और कल्टीवेट्स एनी लैंड, किसी भी लैंड को जो कि गवर्नमेंट की मलकियत में है या गवर्नमेंट के पास उसका कब्ज़ा है, लेकिन वो कह रहे हैं उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं हैं। एंड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एनी टेनेंसी, ना तो उस जो है पेनल्टीज़ में कोई टेनेंसी आएगी। अगर तो उसके पास कोई टेनेंसी एग्रीमेंट है तो फिर उसको पेनल्टी नहीं मिलेगी। ना ही कोई अलाटेड रेजिडेंशियल इंक्लोजर उसमें शामिल होगी, ना ही कोई जो अपार्ट है विच हैज़ बीन सेट अपार्ट फॉर द कॉमन पर्पज़ ऑफ टाउन, किसी टाउन वगैरह को ज़मीन दी गई है, किसी विलेज को, किसी कम्युनिटी को या किसी भी सेक्शन ऑफ द सेम को या किसी भी रोड के लिए, कैनाल के लिए या वाटर कोर्स के लिए, तो उसको जो है उस बंदे को वो पेनल्टी नहीं दी जाएगी। नंबर बी है इरेक्ट्स एनी बिल्डिंग ऑन एनी सच लैंड, या वो कोई भी बिल्डिंग बनाता है गवर्नमेंट के लैंड पे तो फिर उसको सज़ा दी जाएगी। एंड थर्ड वन है फेल, गिराता है और अदरवाइज डिस्ट्रॉयड स्टैंडिंग ट्रीज़ ऑन सच लैंड, या तो वो किसी भी दरख्त को वहाँ से गिराता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है गवर्नमेंट की लैंड पे, या फिर वो क्या करता है कोई भी इंक्रोचमेंट करता है किसी ऐसी लैंड पे। और फोर्थ वन है मेक एन एक्सकेवेशन और कंस्ट्रक्ट्स ए वाटर चैनल ऑन एनी सच लैंड, या फिर वहाँ पे कोई वाटर चैनल बना लेता है उस गवर्नमेंट लैंड्स पे, तो फिर क्या होगा, ही शैल ऑन कंप्लेंट मेड बाय ऑर्डर ऑफ और अंडर अथॉरिटी फॉर द कलेक्टर। फिर जो कलेक्टर है वो क्या करेगा, कंप्लेंट पे, किसी की भी कंप्लेंट पे वो करेगा जनाब, बी पनिश्ड ऑन कन्विक्शन बाय ए मजिस्ट्रेट, वो मजिस्ट्रेट से सज़ा दिलवाएगा विद ए फ़ाइन, और जुर्माना भी करवाएगा जो कि कम अज़ कम होगा 200,000 रुपीज़, कम अज़ कम 2 लाख रुपए होगा, और विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ, और बामुशक्क़त सज़ा भी दिलवा सकता है जो कि 6 महीने से 6 महीने तक होगी, या दोनों ये चीज़ें हो सकती हैं। 34 है एडिशनल पावर्स ऑफ कलेक्टर इन रिगार्ड्स टू ऑफेंसेस। कलेक्टर्स के पास कुछ और भी पावर्स हैं इन ऑफेंसेस के हवाले से। व्हेन द कलेक्टर इज़ सेटिस्फाइड दैट एन एक्ट पनिशेबल अंडर सेक्शन 33 हैज़ बीन कमिटेड, जब भी कलेक्टर सेटिस्फाइड हो जाएगा कि जनाब कोई भी ऐसा एक्ट हुआ है जो सेक्शन 33 के तहत पनिशेबल है, फिर वो क्या करेगा, ही मे इन लिeu ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑफेंडर, तो वो ऑफेंडर के ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग चलाने के अलावा और आफ्टर कन्विक्शन ऑफ ऑफेंडर अंडर दैट सेक्शन, या फिर ऑफेंडर को सज़ा होने के बाद क्या करेगा, इन द केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33A, अगर तो सेक्शन 33A के तहत कोई ऑफेंस हुआ है तो क्या कर लेगा, कॉन्फिस्केट द क्रॉप्स, तमाम जो ग्रोइंग क्रॉप्स हैं जो कल्टीवेटेड वहाँ पे हैं गवर्नमेंट के लैंड्स पे, उनको कॉन्फिस्केट कर लेगा, उनका कब्ज़ा कर लेगा, और रिकवर सच सम एज ही मे असेस द वैल्यू देयर ऑफ फ्राम द ऑफेंडर, और उस जो अनकट क्रॉप्स है उसको बेच के तमाम जो अखराजात हैं वो रिकवर करेगा। क्लॉज 2 है अगर कोई ऑफेंस जो है वो 33C के तहत पनिशेबल है, तो फिर क्या होगा, रिकवर सच सम्स एज ही मे असेस एज द वैल्यू ऑफ ट्रीज़ और
ट्री डिस्ट्रॉयज, अगर कोई ट्री वगैरह है वो कट करता है या उसको डिस्ट्रॉय करता है तो तमाम उसका जो वैल्यू असेस की जाएगी वो रिकवर की जाएगी उसकी क्रॉप से। नेक्स्ट वन है इन द केस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 33B डी और ई, अगर कोई सेक्शन 33B डी और ई के तहत कोई ऑफेंस होता है जो पनिशेबल है तो फिर क्या होगा, कॉज द बिल्डिंग और अदर इंक्रोचमेंट टू बी डिमोलिश्ड, सबसे पहले तो तमाम जो बिल्डिंग्स होंगी या इंक्रोचमेंट्स होंगी उनको डिमोलिश करेगा कलेक्टर, और रिमूव एक्सकेवेशन और चैनल टू बी फिल्ड अप, जितने भी वो चैनल्स वगैरह उसने बनाए हैं उनको ख़त्म करेगा, और लेवी द कॉस्ट ऑफ सो डूइंग, और तमाम ये काम करने के लिए जितना भी उसको कॉस्ट आएगी वो उस बंदे से जो रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए उससे चार्ज किए जाएंगे। 35 है पावर टू लेवी आ सेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन विलेज एक्सपेंसेस, अब जितने भी विलेज के कॉमन एक्सपेंसेस होंगे उनको कैसे निकाला जाएगा, इफ़ इन एनी एस्टेट द मेजॉरिटी ऑफ द टेनेंट्स एंड ओनर्स ऑफ द एस्टेट शैल अप्लाई फॉर द लेवी ऑफ सेस फॉर विलेज पर्पसेस, अगर किसी भी मौज़े में जो कि मेजॉरिटी ऑफ टेनेंट्स या ऑनर्स की है उस मौज़े में उस एस्टेट में उस पर अप्लाई कर ली जाएगी कोई भी लेवी या कोई भी सेस गांव के जो मकासद हैं कॉमन पर्पसेस हैं उनके लिए, तो फिर क्या होगा, द कलेक्टर में ऑर्डर द पेमेंट ऑफ सच सेस, तो कलेक्टर ऑर्डर करेगा उनकी अदायगी के लिए, उन सेसेस की अदायगी के लिए उन प्रोप्राइटर्स को, उन टेनेंट्स को या वहाँ के जो रिहायशी हैं उनको। तो नेक्स्ट वन है एनी सेस लिवेबल इन एनी स्टेट अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकवरेबल, और अगर कोई पे नहीं करता या अनपेड रहते हैं तो उसको एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू भी रिकवर किया जा सकता है। 36 है जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट बार्ड एज रिगार्ड मैटर अराइजिंग अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत जितने भी मैटर उभरेंगे उन पे जो सिविल कोर्ट होगी उसके जो जुरिस्डिक्शन है वो बार्ड होगी। A civil court shall not have jurisdiction in any matter of which the collector is empowered, जितने भी राइट्स कलेक्टर के पास दिए गए हैं उन राइट्स में जो सिविल कोर्ट होगी उसके राइट्स को बार किया गया है। एंड शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ द मैनर इन विच द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और द कलेक्टर, और ऐसे तमाम मामला जिनमें पावर दी गई है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को या कलेक्टर को और अदर रेवेन्यू ऑफिसर एक्सरसाइज एनी पावर्स, तो उसमें जो है सिविल कोर्ट जो है वो उसमें कॉग्निजेंस नहीं लेगी। नेक्स्ट है 37 जो कि पब्लिक सर्वेंट इंडेमनीफाइड फॉर एक्ट्स डन अंडर दिस एक्ट, जो कि डील करता है नो सूट शैल लाई अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट फॉर एनीथिंग डन बाय हिम इन गुड फेथ, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो कोई भी एक्ट करेगा गुड फेथ में तो उसके ख़िलाफ़ किसी किस्म का भी सूट नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है 31 लीगलाइजेशन ऑफ ऑर्डर पास प्रीवियस टू द एक्ट, कि कैसे जो पिछले एक्ट जितने भी पास किए गए हैं उनको लीगलाइज किया जाएगा। एनी एक्ट दे इधर टू डन और ऑर्डर पास्ड बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि कोई भी एक्ट जो है जो कि प्रीवियसली पास किया गया है या वो किया गया है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की मदद से और बाय एन ऑफिसर या किसी भी ऑफिसर की मदद से होल्डिंग द पोस्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑफिसर, उसके पास जो सीट मौजूद है वो है कॉलोनाइजेशन ऑफिसर की या फिर असिस्टेंट कॉलोनाइजेशन ऑफिसर की, और सेटलमेंट कमिश्नर है या फिर वो एक्सरसाइज कर रहा है पावर ऑफ एसी और रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ हायर क्लास विद इन एनी एरिया ऑफ विच द गवर्नमेंट टेनेंट्स। फिर क्या होगा, हैज़ बीन अप्लाइड, वो अप्लाई करेगा, और टू विच दिस एक्ट में हेयर आफ्टर बीन अप्लाइड, विच इज़ नॉट कॉन्ट्रेरी, तमाम वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेगा, इस एक्ट के तहत वो तमाम जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा अपने तमाम एक्ट्स के लिए। शैल बी डीम टू हैव बीन डन, कि जो उसने डन करने हैं, और पास्ड अंडर दिस एक्ट, जो या इस एक्ट के तहत पास हुए हैं उनको लीगलाइज करवाएगा। नेक्स्ट है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रोजेडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग सबसेक्शन नो राइट ऑफ एक्यूपेंसी और राइट ऑफ ऑनरशिप एंड नो कंडीशन एप्लीकेबल, यानी कि वो कह रहे हैं कि इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रोजेडिस, मखसूस हालात में वो कह रहे हैं कि क्या होगा,
कोई भी राइट ऑक्यूपेंसी का या कोई भी राइट जो है ऑनरशिप का या कोई भी कंडीशन जो एप्लीकेबल होगी उन पे वो इनवैलिडेट हो जाएगी बाय रीज़न ऑफ, किन वजूहात की बिना पर। नंबर 1 है द राइट हैविंग बीन ग्रांटेड बिफोर द पर्टिकुलर्स रिगार्डिंग इट हैव बीन एंटर्ड इन ए प्रेस्क्राइब रजिस्टर्ड। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि कोई भी राइट आपको ग्रांट किया गया है जब आपने तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस तय की हैं, उससे पहले, उसकी रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपने कोई राइट ग्रांट किया है तो वो भी राइट जो है वो सेम ही वैसे ही रहेगा, वो इनवैलिडेट नहीं होगा। क्लास 2 है द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड ऊपर वाज़ह कर दिया गया है, नॉट हैविंग बीन साइंड बाय द टेनेंट, या फिर वो रजिस्टर्ड जो है जो आपने टर्म्स एंड कंडीशन तय की हैं उस पे टेनेंट के साइन ही मौजूद नहीं हैं। नंबर 3 है कि द प्रेस्क्राइब्ड स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस हैविंग बीन अफिक्स्ड टू द प्रेस्क्राइब्ड रजिस्टर्ड इंस्टेंट ऑफ बीइंग प्रीफिक्स्ड देयरटू। यानी कि जो प्रेस्क्राइब आपकी स्टेटमेंट हैं या कंडीशंस आपने तय की हैं वो क्या की जाती हैं, वो अफिक्स कर ली जाती हैं उस रजिस्टर्ड की बजाय किसी और जगह पे, किसी और प्रीफिक्स में। तो इसकी एक एक्सेप्शन भी है, प्रोवाइडेड दैट इफ़ द रजिस्टर्ड हैज़ नॉट बीन साइंड बाय द टेनेंट, अगर रजिस्टर जो है जिसमें आपकी टर्म्स एंड कंडीशन तय हुई हैं वो साइन नहीं किया गया टेनेंट की मदद से, देन द स्टेटमेंट ऑफ कंडीशंस एप्लीकेबल टू द टेनेंसी, जो भी स्टेटमेंट होंगी एप्लीकेबल होनी है जो कि टर्म्स एंड कंडीशंस टेनेंसी पे, वो क्या होंगी, शैल बी डीम टू बी दैट, उनको ऐसे ही तस्वुर किया जाएगा कि विच वाज इन्फोर्स फॉर टेनेंसीज, जो कि टेनेंसीज के लिए इन्फोर्स की गई हैं, फॉर द सेम डिस्क्रिप्शन एट द टाइम, उसी लिहाज से टाइम बिंग व्हेन द लैंड वाज अलॉटेड, जैसा जब वो लैंड अलॉट की जाएगी तब।